शुभ संध्या। शाम 6 बजे की इस क्लास में इंडियन फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महान वैज्ञानिक जॉन ग्रेगर मेंडल के पार्ट 2 में हम पहुंचते हैं इनके सबसे बड़े नियम की तरफ। द्विशंकर संकरण और मानव में लिंग निर्धारण। यहां पर जाऊं उससे पहले हल्का सा शॉर्ट रिवाइज आपके रिकॉलिंग पार्ट को करवा दूं। ग्रेगर मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उनके नियमों का उनकी मृत्यु के 35 साल बाद प्रतिपादन हुआ मेंडल के नियम नाम से, और वो देने वाले 3 महान वैज्ञानिक एरिक वॉन शेरमैक, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रिज। मेंडल ने जो नियम दिए थे उसके मेंडल के समस्त नियम मेंडल मटर के पादप पे निर्धारित थे। मटर के पादप के अलावा उनके जो मेंडल के नियमों के सफलता का कारण था वो मटर का पादप आधार बिना, और सबसे बड़ी तथ्यात्मक जो चीज थी उनकी वो थे उनके गणितीय आंकड़े। फिर मटर के पादप के चयन का कारण क्या था? द्विलिंगी पादप था, एक वर्ष में कई फसलें इसकी ली जा सकती थी। इसके अलावा इसमें 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षण मौजूद थे, और वो लक्षण प्रयोग के लिए वेरियस वेरिएंट दे रहे थे। इस कारण से इनका चयन हुआ, और फिर नियम आए इनके। एकल संकर नियम, एक नियम को आधार बनाकर प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम आया। F1 पीढ़ी पढ़ी, F2 पीढ़ी पढ़ी। F2 पीढ़ी का जो लक्षण प्ररूप था वो 3:1 आया। जीन प्ररूप 1:2:1 था। और आज हमारे सामने द्विशंकर संकरण है, और मानव में लिंग निर्धारण का कारक भी हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या हुआ? मेंडल जब एक कैरेक्टर से प्रैक्टिकली सेटिस्फाइड हुए तो उनका वैज्ञानिक मन और जागा, और उन्होंने उस प्रैक्टिकल को फिर 2 नियमों से अंजाम देने का प्रयास किया। और वहां पर उन्होंने ये देखा कि इतने बड़े व्यापक स्तर पर भी जो युग्मकों का खेल हुआ वो पृथक्करण का भी हुआ, फिर संयोजन का भी हुआ, लेकिन इसमें से किसी ने भी अपने प्रभाव को खोने नहीं दिया या उस प्रभाव को बनाए रखा। इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का, यानी स्वतंत्र जीन की, आधार का एक शब्द समझना, जीन की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, ये इनके स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कारण बन गया। हुआ क्या था वो समझे। ये कैरेक्टर लिए गए मेंडल साहब के द्वारा। इनका ये डोमिनेंट प्रभावी है क्योंकि कैपिटल से लिखा है, तो इनका रिसेसिव इसका स्मॉल हो जाएगा। ये इनके रिसेसिव पार्ट हो गए। ये इसको आप पीला और गोल कहेंगे, और ये कहीं कहीं गोल पीला भी लिखा जाता है, तो दोनों एक ही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ना। पीले का उलट हरा हो जाएगा और गोल का उलट झुर्रीदार हो जाएगा। ये इसकी जनक पीढ़ी थी। और इसके जो युग्मक बनेंगे, देखो एक गलती आप यहां करते हैं, डिटेल कंपटीशन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन डिटेल आपके कंसेप्ट के लिए जरूरी है, क्योंकि अपनी हेडिंग ही एक कंसेप्चुअल स्टडी, यानी किसी समय स्वयं में इसको प्रकट करना हो तो हमें यह पता होना चाहिए कि हुआ क्या है। और स्पेसिफाई साइंस बेस्ड अगर कोई कंपटीशन में आपकी पार्टिसिपेशन हुई तो वहां ये सारी चीजें बड़े काम की रहेगी। वाई आर, ये एक इसका और एक इसका,
और इन सब के एक साथ ही मैं F1 पीढ़ी यहां पर डिनोट कर दूं, वो ये होगा। चूंकि एक कैपिटल आ चुका है तो ये पीला यहां प्रभावी होगा, और यहां कैपिटल आर आ चुका है तो ये गोल के रूप में दूसरा प्रभावी हो जाएगा। तो यहां तक मेंडल के इस स्वतंत्र अपव्यूहन के या द्विशंकर में ये नियम था किसका, द्विशंकर संकरण का जो नियम था मेंडल साहब का, उसका प्रारंभिक आ चुका। F1 पीढ़ी हमें मिल चुकी। F1 पीढ़ी में वही 100% अशुद्ध या शंकर प्राप्ति हुई है। और यहां से यहां पर वापस बता दिया कि कभी कभार अगर इनके युग्मक, क्योंकि सवाल जो पूछने का तरीका होता है ना प्रतियोगी परीक्षा में, हम पढ़ के ये जाते हैं और कई बार क्या होता है कि हमारा एक एडवांस मन ये कह देता है कि ये क्या पूछेंगे, वो ये क्या पूछेंगे में ही हम थोड़े से उलझ जाते हैं। यदि हमें इस रूप में पूछ लिया जाए कि युग्मक होगा द्विशंकर संकरण के F1 पीढ़ी के युग्मक होंगे, तो आपके ऑप्शन में फिर आपको ये दिखाई देंगे। और इसीलिए कह रहा हूं कि इसके जो जनक तो आपको पता होंगे, क्योंकि गोल और आपका पीला और गोल ये प्रभावी है। आप ये जनक जान गए तो फिर युग्मक तक पहुंचना आपके लिए आसान होना चाहिए। अरे सिंपल सी बात। अब गलती वाला पार्ट बताता हूं, ये वाई वाई आर आर अलग करोगे तो ये गलत होगा। एक वाई और एक आर, एक का चयन करना है, उलझना नहीं है। उसके लिए एक आसान राह है। यदि घर में आप 2 भाई बहन हैं या उससे ज्यादा हैं, यदि घर में गुलाब जामुन और रसगुल्ला एक साथ आ जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम बांट लें कि भाई तू तेरे रसगुल्ले मेरे गुलाब जामुन, या मेरे रसगुल्ले तेरे गुलाब जामुन? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी पार्टिसिपेशन आधी आधी रहेगी। एक तू मेरे को दे दे, एक मेरे में से ले ले, लेकिन खानी दोनों ही चीजें हैं। तो बस यहां जो आपका युग्मक निर्धारण होगा वो इस आधार पे ही होना चाहिए कि इसमें से भी एक लूंगा और इसमें से भी एक लूंगा। तो आपकी पहली स्थिति जो है वो क्लियर। ये यहां से चुना था, इस चित्र को इसलिए लाए हैं हम क्योंकि जो पीला और हरा, ये देख लीजिए, ये फली का रंग था, पीला ये डोमिनेंट है और ये हरा ये रिसेसिव है इसका। और दूसरा था गोल और झुर्रीदार, ये रहा गोल ये कैपिटल, और ये इसको कर दीजिए झुर्रीदार ये स्मॉल। इन 2 कैरेक्टर के बीच, इससे पहले आपने किससे किया था, ये लंबा टीटी और ये बौना, इनके बीच करवाया था। ये इनके बीच क्या करा था, पर परागण। और फिर इससे जो संकर पादप मिला था उसके बीच क्या कराया था, स्वपरागण। और अब जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो इन दोनों लक्षणों के आधार पर करवा रहे हैं। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हमने पहली स्थिति प्राप्त कर ली थी, हमें इस दूसरी स्थिति पे जाना है। अब जब पहली पीढ़ी प्राप्त हो गई आपको, अब पहली पीढ़ी ये आई थी आपके पास। अब याद रखिएगा ये आपका चेकरबोर्ड है, या शतरंज पट, क्योंकि इसी आधार पर इसको शतरंज पट विधि भी बोलते हैं। चक्र को चेकर बोर्ड भी बोल देते हैं और शतरंज पट बोला जाता है। इस आधार पर इसको शतरंज पट विधि से डिनोट करने की बात करते हैं कि मेंडल के द्विशंकर नियम को, द्विशंकर संकरण नियम को प्रदर्शित किया जाता है तो शतरंज पट विधि के द्वारा। इसमें है क्या वो समझना, एक एक्स्ट्रा आपके समझने के लिए बनाया है। ये 16 पार्ट होते हैं, ये 16 खाने हैं और इसलिए इसका ये नाम पड़ा था। अब आपके पास ये युग्मक है, इस युग्मक को आप इस तरीके से अरेंज कर दीजिए यहां पर
दो बार कैपिटल और दो बार स्मॉल में। अब एक बार कैपिटल, एक बार स्मॉल, एक बार कैपिटल और एक बार स्मॉल। दो बार तो कैपिटल, दो बार स्मॉल, एक बार कैपिटल और एक बार स्मॉल। इससे आपके जो युग्मक स्थिति आ गई है वो क्लियर है। इससे आप अपनी अगली जो संतति पीढ़ी प्राप्त करेंगे वो सर्व शुद्ध प्राप्त करेंगे। अब ये है क्या, इसको समझ लीजिएगा। तो मैं एक ही कलर चेंज करके डाल दें ताकि ये और ये का ये हमें यहां पर लिखना है। ये आपके युग्मकों का निरूपण हो चुका है चेकरबोर्ड पे, और हम पढ़ रहे हैं मेंडल के द्विसंकर संकरण का जो नियम है उसकी F2 पीढ़ी में जो रंग आएंगे या ये कह सकते हैं उनके जो परिणाम आएंगे उस परिणामों की दिशा में बढ़ते कदम। ये हो जाएगा YR, ये होगा ये कैपिटल और एक कैपिटल यहां पे भी आएगा आपका YYRR। इस तरह से ये एक पूरी सीरीज इस तरह से घूमकर आती है जो 4 3 7 और 2 9 को बनाएगी। दूसरा चेन आएगा YYRR का और ये YYRR और यही स्थिति यहां पर दिखेगी। फिर एक आएगा ये और एक आ जाता है आपके ये हो। इतनी मशक्कत केवल इतनी सी थी कि आपको जब भी इसकी आवश्यकता है एक खेल खेल में अपनी ड्राइंग करके, जिस समय आप बहुत ज्यादा परेशान हो, इस ड्राइंग करके मेंडल के एक बड़े नियम को समझ सकते हैं। YYR अब देखिएगा इसमें जहां पर भी बड़ा होगा वो प्रभावी होगा। तो इन सब में Y कैपिटल आ रहा है, इन सब में Y कैपिटल है और R कैपिटल आ रहा है। तो इसका मतलब जो 9 है वो फिर दूसरा अनुपात आ रहा है, ये 1 2 और 3।
1 का अनुपात आ रहा है, ये 1, 2 और 3 ये एक जैसे होंगे और अंत में ये अकेला है। अब इन सब में देखिएगा पीला और गोल, यहां इसका जस्ट उलट, मैं ये डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं। अगर आप ये नहीं भी समझ में आता है तो पीला और गोल आपको याद है कि उससे हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया है। हरा और झुर्रीदार इसका उलट है। पीला और गोल, हरा और झुर्रीदार इसका उलट है। अब एक बार पीले को लिख दीजिए यहां पे, और उस पीले के साथ गोल आ चुका है तो झुर्रीदार को ले लीजिए। अब पीला 2 बार आ चुका है तो एक यहां पर पीले की जगह हरा ले लें, आप झुर्रीदार की जगह गोल ले लीजिए। यही रिजल्ट आपको मिला है। 9 मैंने आपको काउंट करके बता दिए, वो पीला और गोल था। 3 ये देख लीजिए आप, पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार, और बाकी के ये जो आ रहा है ये तीनों हरा और गोल। गोल इसलिए क्योंकि आर कैपिटल आ रखा है, और कैपिटल आर डोमिनेटिंग होता है, प्रभावी लक्षण होता है, और ये दोनों ही अप्रभावी लक्षण है। तो ये दोनों अप्रभावी लक्षण है, तो ये कौन से होंगे? हरा और झुर्रीदार। ये आपका लक्षण प्रारूप आ चुका। और इधर इसको फाइनली देख लें, जो इसका लक्षण प्रारूप है अभी आपने निकाला था 9:3:1। एक बार फिर से पीला और गोल, इसका विपरीत क्या होगा? हरा और झुर्रीदार। अब पीला एक बार आ चुका, दूसरी बार ले लो। हरा एक उधर आ गया, एक इधर ले लो। पीले के साथ गोल आ चुका है तो झुर्रीदार ले लीजिए, और हरे के साथ झुर्रीदार आ चुका है तो गोल ले लीजिए। यह स्थिति रही आपकी लक्षण प्रारूप की। और प्रतियोगी परीक्षाओं का यह ज्यादा चहेता प्रश्न है। जीन प्रारूप पूछने में बहुत कम, लेकिन बदलते दौर में यदि आपसे मुलाकात हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यह है इसका लक्षण प्रारूप। 2, 1, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16। और इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका 12 है। 12 का दुगुना कितना? 24। दुगुना कब होता है? जब 2 बार लेते हैं, तो 12 को 2 बार ले लीजिए और इस तरह से आप फर्स्ट आ जाइए। आप अपनी परीक्षा में फर्स्ट आ जाएं। 12 का दुगुना कितना? 24, और 24 को 2 बार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 12, 12, 1, 12, 24, 12, 12, 1। ये जीन प्रारूप है जो समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय के आधार पर तय किया जाता है। तो इस तरीके से मेंडल के एक बड़े नियम का परिणाम हमारे सामने था। मेंडलिज्म यहां क्लियर होती है। इसके आधार पर मानव में लिंग निर्धारण तय किया गया। बच्चा होगा, कभी भी आप रक्त से रिलेटेड जब पढ़ेंगे तो उनके जीन, आप ब्लड ग्रुप भी तय कर सकते हैं कि होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। यहां इस मेंडल के नियम के आधार पर होने वाले बच्चे के लिंग का आधार तय कर सकते हैं। कैसे? मानव में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 दोनों में बराबर होंगे, नर और मादा या माता और पिता दोनों में, और जो एक जोड़ा बचता है पीछे 45 और 46 वो अलग होगा। किस तरीके से? ये माता के गुणसूत्र और ये पिता के गुणसूत्र। इसमें एक कारक XY, ये XY विधि से निरूपित हुआ है। निरूपण के कई अलग अलग मेथड भी दिए गए थे, लेकिन सर्वमान्य ये रहा।
माता में ये और पिता में ये। इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, या इसको पूरा लिखते हैं ताकि ये कटा हुआ कभी आपको ये नहीं रहे कि ये था क्या। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 22 प्लस एक्स एक तरफ गए और 22 प्लस एक्स एक तरफ गए। यहां पर 22 प्लस एक्स एक तरफ है और 22 प्लस वाई एक तरफ है। ये युग्मक निर्माण हो चुका है। ये जनक पीढ़ी थी 2n है, ये युग्मक निर्माण हुआ है, n हो गए हैं और अब इनके बीच निषेचन की कहानी है। चौवालीस प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स एंड 44 प्लस एक्स वाई। ये पुत्री, पुत्र, पुत्री और पुत्र। इसका मतलब क्या रहा कि 50% संभावना तो है पुत्र की और 50% संभावना होती है पुत्री की। कहने का मतलब, इसको वापस से देखिएगा, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी? 23 जोड़े। 23 जोड़े का मतलब कितना हो गया? 46। अब 44 दोनों में इक्वल है, डिफरेंट एक्स एक्स और एक्स वाई का है। माता में एक्स एक्स है और पिता में एक्स वाई है। ये जब युग्मक में आएंगे 22x और ये आएंगे 22x और 22y, ये युग्मक निर्माण हुआ। तो अब यहां से दो तीन बड़ी तथ्यात्मक बातें भी होती है जिसके कहीं ना कहीं प्रश्न रूप में है कि पुत्र रत्न के लिए रत्न शब्द का इस्तेमाल करना, ये हमारी सामाजिक परिस्थितियों में बना दिया गया। वैसे कहने को बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया और वाकई वो होती भी हैं। तो यहां पर पुत्र के लिए उत्तरदायी कौन? पिता, क्योंकि कैरेक्टर जो है वाय निर्धारित करता है कि संतान पुत्र होगी या पुत्री होगी। माता का कोई रोल नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि दोनों ही गुणसूत्र जो है वो एक्स आ रहे हैं। अब दूसरी बात कि विभेद कौन करता है? माता कभी विभेद नहीं कर सकती, पिता विभेद करेगा, क्योंकि पिता के गुणसूत्र में ही विभेदात्मक गुणसूत्र मौजूद है। तो जो कह सकते हैं विभेदक स्थिति नहीं होती किसमें? माता में। माता हमेशा निष्पक्ष होती है और माता माता ही होती है। पुत्र प्राप्ति का कारण पिता के गुणसूत्र है, लेकिन ये हमारी विडंबना है या हमारी सामाजिक स्थिति है कि आज दिन तक कोई प्रचार इस तरह के से नहीं आया नेशनल लेवल पे, और ना कहीं यह समझाने का प्रयास किया गया। तो निश्चित तौर पे जब भी इसे पढ़ाया है तो ये उन सब दुर्दांत घटनाओं को निरूपित करता हूं जहां कई बार पुत्र नहीं होने के कारण किसी माता को या किसी जननी को बहुत सारी दुर्दांत अवस्थाओं से गुजरना पड़ा या बहुत सारी अमानुषिक घटनाओं से गुजरना पड़ा। तो वाकई पिता होते हैं इसके कारक, और ये हमें जनमानस तक पहुंचाना चाहिए कि पुत्र रत्न यदि है तो वो कारक पिता से ही प्राप्त होता है। मेंडल के इस नियम से हमने एक बहुत बड़े नियम को भी जाना, और इस तरीके से हमारी आज की क्लास होती है संपन्न। निश्चित रूप से अब मेंडल का जो भाग बचा है जैव विकास का बचा है। मेंडलिज्म से लगभग क्लियर हो चुके सारी चीजें। जैव विकास में के साथ और प्रयास करेंगे कि थ्योरी को अटैच करें क्वेश्चनर से, और ताकि दोनों ही समन्वय हो जाए और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन विकास से रिलेटेड है
उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करें। द बेस्ट विशेष फॉर यू एंड अगेन अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।